वॉकआउट कर जाने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि वो मणिपुर की घटना पर बात करने के लिए संवेदनशील है? बहुत संवेदनशील है, सही बोला, बहुत ही शर्मनाक है ये। लेकिन इतना शर्मनाक होने के बावजूद भी इस केस को बाहर आते इतने दिनों तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती हैं। कोई भी बीजेपी का लीडर इस टॉपिक पे इतने दिनों तक चुप्पी साध के रहता है। सही बोला आपने, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और बहुत दिनों के बाद उनकी चुप्पी टूटी। मैंने ये बोला, बहुत दिनों के बाद उनकी चुप्पी टूटी। के बाद और ना होने में मैं अगर बात करूं जो मणिपुर में हुआ है, बुरा मत मानिएगा, ये एक तस्वीर देखिए, इसमें पहचानिए माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये सामने देखिए अधिकारी जी बैठे हुए हैं जमीन पे। मतलब ये हाल था पिछले सरकारों का। आज देखिए आप शाम में निकल जाए रोड पे, मैं डालीगंज में रहता हूँ, मैं डेली देखता हूँ पेट्रोलिंग होती है, रोड पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वाले सीना चौड़ा करके चलते हैं, अपराध कम हो रहा है और सरकारी तबीयत खराब होती है, सरकारी स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए। ये सब बातें जरूर करिएगा। और कभी दवाई लेते हैं, मस्त आराम से आते हैं, खाते हैं एकदम पैरासीटामोल, आराम से सोते हैं। सरकारी ठीक है, अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेजेगा और तब बात करिएगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जी, इसमें भरोसे के उठने की क्या बात है? विकास वाकई में हुआ है तो किसी सरकार में नहीं, भाजपा सरकार में हुआ है। मैं फिर से यही सवाल पूछ रही हूँ कि विकास तो हुआ है, लेकिन क्या विकास, क्या कौन सा विकास हुआ है? स्वास्थ्य सेवाओं को ले लीजिए और जैसे राजनीतिक जो है उस पर ले लीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए आप। बहन, मैं तो समाज की इस स्वीकार्यता को स्वीकार करता हूं कि हमारे समाज में विसंगतियां हैं। अब आप किसी दूसरे समाज से हो, आप किसी दूसरे ग्रह से हो, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आप भी हमारे बीच की हैं, हमारी बहन है, इसी समाज से हैं। और इस समाज में जो विसंगतियां हैं, अगर यहां पर किसी महिला का रेप होता है तो ये हमारे लिए भी शर्मनाक है, आपके लिए भी शर्मनाक है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए शर्मनाक होना चाहिए। आपने कहा कि बंगाल की घटना पर तो नेशनल मीडिया बात करेगी। आपने कहा कि केरल में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस पर नेशनल मीडिया बात करेगी। आपने कहा कि जो मेवात में हिंदू मारे गए उस पर नेशनल मीडिया बात करेगी। और आप बात करेंगी सिर्फ उन घटनाओं पर। ये सिलेक्टिव अप्रोच कहां से आती है आपकी? मैं तो बात कर रहा हूं मणिपुर की घटना पर भी मैं बात कर रहा हूं। अप्रोच नहीं कहते हैं इसे, कहते हैं उन टॉपिक्स पे बात करना जिस पर नेशनल मीडिया बात करने से डरती है, जिस पे नेशनल गवर्नमेंट बात करने से शर्माती है। ये हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। अरे देखो, मेरा कोई ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, या मैं किसी इंडिया को, या इंडिया मीन्स INDIA, इसको नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं INDIA को सपोर्ट कर रही हूँ और NDA को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिन टॉपिक्स पे वो बात करने में शर्मा रहे या उनको शर्म आती है कि ये टॉपिक सबको पता चले, मैं उन टॉपिक्स पे बात करूँगी, क्योंकि हमको उन टॉपिक्स के बारे में भी तो पता चलना चाहिए ना, वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है। और आज पूरे विदेश में, मतलब इंडिया के अलावा हर कोई इन सब टॉपिक्स पे बात कर रहा है। बस एक इंडिया ही है जो इन टॉपिक्स पे बात नहीं करना। उसको सीमा हैदर की पड़ी है, उसको SDM ज्योति मौर्य की पड़ी, लेकिन उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। नेशनल मीडिया को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिर्फ ये, इसको सेलेक्टिव अप्रोच नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा आपने बोला, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि मीडिया आज जो PR पे काम कर रही है, मीडिया इस पर काम कर रही है, कुछ मीडिया चैनल इस पर काम कर रहे हैं कि उन्हें कहां से TRP ज़्यादा मिलेगी। मणिपुर की घटना जो वह मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई किसी सरकार ने नहीं पैदा कर दिया है, किसी नेता ने नहीं पैदा कर दिया है, किसी जो वहाँ के प्रशासन के लोग हैं उन्होंने रातों रात नहीं पैदा कर दिया है। ये एक सालों पुराना वहाँ पर, या सालों क्या, मैं तो कहूँगा कि जो है कई शताब्दियों पुराना एक वहाँ का डिस्प्यूट है कि वहाँ पर दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। और वहाँ पर जो ये घटना हुई वो पूरी तरह से शर्मनाक है और उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल के वर्षों में जो पूर्वोत्तर में परिवर्तन हुए हैं, आप 10 साल पहले के पूर्वोत्तर को देखिए, वहां पर उल्फा जैसे अलगाववादी संगठन हुआ करते थे। पूर्वोत्तर का जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें ऐसा कोई राज्य नहीं हुआ करता था जहां पर अलगाववादी जो है संगठन सक्रिय नहीं थे। आज वहां पर अलगाववादी गतिविधियां समाप्ति की ओर है, आज वहां पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। मणिपुर जैसी जो घटनाएं, वहां की हिंसा को भी शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। इसको लेकर के कठोरतम कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं इस बात को पुरजोर रूप से इसकी वकालत करूंगा कि जो वीडियोस हटाने की आपने बात कही, जो बात आपने कही कि सोशल मीडिया पर वो जो वीडियोस थे उनको हटाने के लिए सरकार ने किया,
निश्चित रूप से एक ऐसा विभत्स दृश्य जो लगातार लोगों के आंखों के सामने आ रहा था, तो एक मानवीय संवेदना हमारी होनी चाहिए कि उसको राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए, उस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया जाए, लेकिन उस वीडियो को, उस किसी के उस नग्न शरीर को राजनीतिक हथियार बनाया जाना उतना ही शर्मनाक था जितना कि वो घटना होना। और इस पे इस देश के पूरे विपक्ष को शर्म आनी चाहिए और आपको भी ये स्वीकार करना चाहिए जब आपने कहा कि आप बायस्ड नहीं हैं। और मैं तो कहूंगा कि वो जो लोग जो मणिपुर की घटना पर बात करना चाहते हैं संसद में, वो बात करें न कि वॉकआउट करें। संसद के अंदर हंगामा करने वाले लोग, संसद के अंदर जब बात शुरू होने वाली होती है तो संसद के बाहर चले जाने वाले लोग, वॉकआउट कर जाने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि वो मणिपुर की घटना पर बात करने के लिए संवेदनशील है? बहुत संवेदनशील है, सही बोला, बहुत ही शर्मनाक है ये। लेकिन इतना शर्मनाक होने के बावजूद भी इस केस को बाहर आते इतने दिनों तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलती हैं। कोई भी बीजेपी का लीडर इस टॉपिक पे इतने दिनों तक चुप्पी साध के रहता है। सही बोला आपने, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और बहुत दिनों के बाद उनकी चुप्पी टूटी। मैंने ये बोला, बहुत दिनों के बाद उनकी चुप्पी टूटी। के बाद और ना होने में मैं अगर बात करूं जो मणिपुर में हुआ है, तो ये शताब्दियों पुराना केस नहीं चल रहा है। 2012 में मीटी कम्युनिटी जो कि ओबीसी कम्युनिटी में आती थी, उसने ये मांग करी कोर्ट से कि हमको भी जो कि नागा और कुकी कम्युनिटी थी जो कि पहले से एसटी कम्युनिटी में आती थी, उन्होंने मांग की कि हमें भी एसटी कम्युनिटी में जाना है, मीटी कम्युनिटी में जो कि पहले ओबीसी में थी। तो 2012 से ये केस चलता हुआ आया और 28 अगस्त 2023 को फाइनली मीटी कम्युनिटी को एसटी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी का ये कहना है कि मीटी कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी जिसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 76% है मणिपुर में और जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में है, मेजॉरिटी में है मणिपुर में, उसका इस तरीके से एसटी कम्युनिटी में आना हमारे हक ले लेगा, इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट छिनेगा, हमारे राइट्स छिनेंगे। और इसलिए उनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये चल रहा है। एक्चुअल में टॉपिक ये है और ये लोग टॉपिक को मतलब क्या कर रहे हैं, क्या भटका रहे हैं कि ये तो शताब्दियों पुराना टॉपिक है। ये शताब्दियों पुराना टॉपिक नहीं है, ये जो टॉपिक है ये 2012 का है। और किसी भी कम्युनिटी को सिर्फ इस तरह, किसी भी कम्युनिटी को इस तरह सिर्फ आपने बोल दिया कि हम ओबीसी है, हमें एसटी बनना है, हमको एससी बनना है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इसको बनाने में पूरा बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत पेपर वर्क, बहुत फैक्ट, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ऐसे नहीं। लेकिन इतनी आसानी से उस कम्युनिटी को इस कम्युनिटी में कर दिया गया, उसका डाइवर्जन कर दिया गया, घोषित कर दिया गया सिर्फ इस चीज़ पे, इस टॉपिक की वजह से, इस रीज़न की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। और नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी का सिर्फ इतना कहना है कि ये इस तरह किसी और कम्युनिटी को हमारे राइट्स नहीं जाने चाहिए, सिर्फ इसीलिए वो लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये है रीज़न। वहाँ पर जो मैतेई समुदाय के लोग हैं और कुकी समुदाय के लोग हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। आपने जो रिसोर्सेज की लड़ाई की बात की, मैं उसी की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। रिसोर्सेज की लड़ाई 2012 से शुरू नहीं होती है। रिसोर्सेज की लड़ाई जो आपने कहा कि 75% ऑफ लैंड वहाँ पर जो एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसके अंडर में आ जा रही है, तो वो 75% ऑफ लैंड रातों रात या 2012 में या 2023 में उनके पास नहीं आ गई है। सारा संघर्ष उन रिसोर्सेज को लेकर संघर्ष था, जिसमें हाँ ये तात्कालिक घटना जो ये हुई, उनका जो आरक्षण था उसमें परिवर्तन की घटना, इसका निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ा और ये एक चिंगारी का काम उसने किया। लेकिन इस चिंगारी को जो भड़काने का काम किया है, जो पूरे देश में उसका राजनीतिक उपयोग करने का काम किया है, उन लोगों को भी उतनी ही शर्म आनी चाहिए जितनी शर्म उस घटना को करने वालों को आनी चाहिए। और उनके लिए भी वैसे ही सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। जो लोग 3 महीने तक किसी वीडियो को छुपाए बैठे रहते हैं और उसके बाद एक रणनीति के तहत अचानक एक जो पूरा एक टीम है, जो पूरा एक टूल किट है, वो पूरी टूल किट अचानक उसको मानसून सत्र से पहले, संसद के नए सत्र से पहले उसको प्रसारित करना शुरू कर देता है। और ऐसा सिर्फ एक मामले में नहीं है, ऐसा अनेक मामले में है। सच से मुंह छुपाना गलत है, लेकिन सच को गलत समय पर प्रयोग करना भी उतना ही गलत है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और मीडिया को, जैसा आपने भी कहा था कि जो कंटेम्परेरी मुद्दे हैं, जो ऐसे अर्जेंट अटेंशन के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं ध्यान देना चाहूँगा
चाहूँगा कि आप भी बात करिए मेवात में जो तमाम हिंदू मारे गए, आप भी बात करिए कि जो बंगाल के पंचायत चुनाव में दल विशेष के कार्यकर्ताओं को घरों में घुस करके उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी महिलाओं से बदसलूकी की गई, उनकी बच्चियों के साथ रेप किया गया, आप उस पर भी अपना मुंह खोलिए। आप बात करिए कि केरल में जो घटनाएं हुई, आप उस पर भी बात करिए और ये पूरा मीडिया बात करे। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि अगर मेवात में जो है पहले जो लोग मारे जाते हैं उन पर कोई बात नहीं करता है कि ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी से थे, इनके जीवन की तो कोई का मूल्य ही नहीं है, और जो नूह में घटना हो जाती है उसमें अगर कुछ दूसरे समुदाय के लोगों को जो है कुछ नुकसान पहुंचता है तो आप उस पर नेशनल मीडिया और संसद में पूरा मुद्दा बनाते हैं। ये अपने आप में एक शर्म का विषय है। आपको सभी लोगों को बिना पक्षपात के, हर धर्म के लोगों के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए, मैं तो कहता हूं कि जो एक मरा है, जिसका खून बहा है, वो एक इंसान का खून बहा है, वो एक हमारे साथी का खून बहा है, उस पर हमारी अप्रोच सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मणिपुर की जो घटना है उस पर कहा गया कि वो शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं क्या दूसरी सरकारों में नहीं हुई? 2012 में दिल्ली में निर्भया केस होता है, उसकी विविधता के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बुरे केसेस में से एक है। उसके पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं हुई। बिहार में एक समय ऐसा था, हिंसा का ऐसा दौर था कि लोगों को जिंदा जला करके चुनाव के समय पे मार दिया जाता था। धीरे धीरे ये सभी घटनाएं हमारे देश से कम होती जा रही हैं, वायलेंस कम होता जा रहा है। कुछ राज्य हैं तृणमूल। आपके कहने का मतलब है कि जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं, केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन रेप के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो झूठे आंकड़े। पर अब मैं इसमें बीच में कुछ भी कहना चाहूंगी कि अब जो है आंकड़े ज्यादा मेरे ख्याल से इसलिए भी आ रहे हैं, और हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों की जो है ना भरोसा बढ़ा हुआ है शायद कहीं ना कहीं कि वो जा करके एक रिपोर्ट लिखवा पा रहे हैं, और लड़कियां इतना निडर होकर के घूम रही हैं कि उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो वो जा करके रिपोर्ट लिखवा पा रही है। और उसके अलावा भी अगर हम आज से 12 साल पहले की बात करते हैं तो 12 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी केसेस हैं जहां पर लड़कियों को उनके घर से उनके परिवार के सामने घसीट के ले जा करके उनका रेप किया गया, और वो लड़कियां ना कभी केस लिखवा पाई हैं और ना उस सरकार के खिलाफ कुछ कह पाई हैं। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन अपना पक्ष जरूर रख। मतलब कल को अगर केसेस और बढ़ जाते हैं तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं, लोगों की बस रीच बढ़ी है। नहीं, रीच की बात हम नहीं कर रहे हैं। 2020 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया था। मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जितने भी पुलिस थाने उत्तर प्रदेश में हैं, सब में एक डेडिकेटेड डेस्क उसके बाद बनाई गई जहां पर सिर्फ महिला जो आरक्षी होती हैं वो बैठती हैं, सिर्फ महिला जो निरीक्षक होती हैं वो बैठती हैं, और वहाँ पर जो महिलाओं की समस्या होती है उसको सुनती हैं, एक उनकी काउंसलिंग करती हैं, जिससे वो अपनी जो पूरे साथ उनके साथ जो भी गलत हुआ है उसको वो बोल पाएँ, उसको वो बता पाएँ। तो इससे निश्चित रूप से ज़्यादा केसेस निकल करके सामने आएंगे, और जो ज़्यादा केसेस निकल करके सामने आएंगे उस पर न्यायपालिका को त्वरित सुनवाई करके, उस पर कार्यपालिका को नए नियम बना करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर इसके इन्फोर्समेंट की, तो आप देखिए कि वर्तमान जो सरकार है, मैं किसी सरकार का किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मैंने ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो यही कैलाश छात्रावास के सामने सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, तमाम आसपास के जो है लफंगे आकर के खड़े हुआ करते थे। उसके बाद वहां पर एक जो है पिंक बूथ बनता है। ये पिंक बूथ का जो कॉन्सेप्ट है, आज लखनऊ में जितने चौराहे हैं हर जगह पर एक पिंक बूथ या एक ऐसा पिंक पेट्रोलिंग का जो है प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान किसने किया? तो जो परिवर्तन ये सारे महिला सुरक्षा की दृष्टि में लाए गए उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा था, आंकड़ों में बढ़ोतरी जो पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पीड़ितों का भरोसा बढ़ा है, जो आज मीडिया की जो एक पहुंच है, जो आज एक सोशल मीडिया की पहुंच है, जो आज एक एक्टिविज्म की पहुंच उस जमीनी स्तर पर हो पाई है, उसकी देन है। और ऐसी घटनाओं को जल्द से जल्द अधिक से अधिक कठोरतम कार्रवाई करके निस्तारित किया जाना चाहिए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था, लेकिन अब मणिपुर की हिंसा की फिर से बात कर लेते हैं। तो अगर मणिपुर की हिंसा को देखा जाए तो पुलिस के रहते हुए ये सब किया गया, तो क्या लोगों का भरोसा अभी भी उतना ही बना रह पाएगा कि मणिपुर में ये हिंसा होती है और महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता होती है, लेकिन वो भी पुलिस के सामने?
तो सबसे पहले तो वाकई बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए पिंक पेट्रोलिंग को, पिंक बूथ्स को, और ये जो बताया इन्होंने कि किस तरह एक महिला हमेशा तैनात रहती है आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी हाथरस की घटना, जिसमें पहले तो लड़की की FIR नहीं लिखी जाती है, और उसके बाद जब FIR लिखी जाती, जब इतना प्रेशर पड़ता है FIR लिखी जाती है, तो बिना घर वालों को बताए उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। उसका जो शरीर है वो उसके घर वालों को भी नहीं दिया जाता है, जो लड़की थी जिसका रेप हुआ था। ये वही सरकार है जो पहले तो पिंक बूथ बनवाती है, फिर उसी के मेंबर्स आके या उसी के कुछ लोग आकर के लड़कियों का रेप करते हैं और उनकी FIR नहीं लिखी जाती। ये वही एक्टिविस्ट हैं जो पहले किसी छात्रा का रेप करते हैं। आपको याद आ गया होगा मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। इसी सरकार के कुछ एक्टिविस्ट हैं जो किसी कॉलेज के हैं और किसी कॉलेज की ही लड़की का रेप करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारी सरकार ने नीतियों को इतना अच्छा कर दिया है, पुलिस इतने अच्छे से तैनात हो गई है, पिंक पेट्रोलिंग हो रही है, आप जाइए तुरंत आपका लिखा जाएगा आपकी FIR। अरे आप ही की सरकार, आप ही के लोग अपराध कर रहे हैं और फिर हम आप ही की पुलिस के पास चले जाएं। सही है, ये भी सही है। किसकी सरकार की मांग करें? जी क्या बोला आपने? किसकी सरकार चाहती है, मतलब किसकी सरकार आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या फिर इस तरह के माहौल में सुधार होगा, इस तरह की घटनाएं नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई भी सरकार है जो ये जो अभी हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है या इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और कर रही है। जो भी इस वक्त जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका सिर्फ एक ही टॉपिक है, या तो हिंदू मुस्लिम करवा लो, भारत पाकिस्तान करवा लो, ये सीमा हैदर का, मतलब इन सब टॉपिक्स पे तो ये लोग इतने मुखर रूप से बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके घर का मुद्दा है। यहाँ पर पूरा देश जल रहा है, पूरा देश मतलब देश का कुछ हिस्सा जल रहा है और यहाँ के नेता फ्रांस, इजिप्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई भी सरकार है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस सरकार पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, ये सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, या ये सरकार है कि ये आ जाएगी तो ऐसा कोई केस नहीं होगा। कोई ऐसी सरकार नहीं, सब यहाँ कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, सब एक जैसे हैं। बिल्कुल, एक वाक्य आपने बोला वो मेरे दिमाग में ऐसे एकदम बैठ गया है। आपने कहा कि पिंक बूथ के जो मेंबर्स हैं वो रेप करते हैं। अरे बहन, आपका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? जिस सरकार ने पिंक बूथ लगवाया है, महिलाएं हैं, सरकार ने पिंक बूथ लगवाई है, उस सरकार के लोग रेप कर रहे हैं, उस सरकार के मेंबर्स रेप कर रहे हैं। जिस सरकार ने पिंक बूथ लगवाए उस सरकार के मेंबर्स रेप कर रहे हैं। सरकार के लोग कौन होते हैं? सरकार के मेंबर्स जिन मेंबर्स को वो बोलती है कि ये बीजेपी के मेंबर हैं, वो जिनको अपना, क्या उन्हें सजा नहीं मिली? तो मिलेगी, ठीक है। अरे आप सजा देके क्या करेंगे? उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। मतलब आप सिर्फ ये बोल के बात खत्म कर सकते कि उसको सजा मिल गई। आपने तो सिर्फ उसको सजा दी, कुछ सालों बाद वो रिहा हो जाएगा, लेकिन जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पूरा परिवार, मतलब पूरा परिवार उसका बर्बाद हो गया, सोशली उसकी पूरी आइडेंटिटी सब कुछ खराब हो गया, सिर्फ उसको सजा मिल गई तो क्या केस खत्म? सब चीज सब रेप्लिकेट हो गया। आप क्या चाहते थे कि उसके नाम पे राजनीति की जाए? आप क्या चाहते थे कि वो जो उसकी इज्जत लूटी गई है, उस इज्जत लूटने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं? आप क्या चाहते थे कि अगर प्रदेश में कोई रेप की घटना होती है और उसमें गलती से किसी दल विशेष के किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो उसके लिए जो किसी का भी नाम आ जाता है तो उसके लिए वो पूरी पार्टी जिम्मेदार हो जाती है? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आप यहाँ राजस्थान में तमाम ऐसे मामले देख लीजिए, तमाम पार्टियों के लोग जो है वो ऐसे मामलों में संलिप्त दिखे तो उसमें ये तो नहीं कहा जाएगा कि उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए, उनकी सरकार गिरा दीजिए। हाँ, ऐसा आज के विपक्ष का ये रुख हो चुका है कि अगर पूरे प्रदेश में एक हिंसा की घटना हो तो यहाँ कहेंगे कि हाँ सीएम इस्तीफा दें, यहाँ कहेंगे कानून मंत्री इस्तीफा दें, और दूसरी जगह ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति मारा गया है, ये तो जो है एक छोटी सी घटना है। जब अपने राज्य में ऐसी घटना आती है, मैं यहाँ पर बहुत सारे दलों विचारधाराओं के भी लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि जो इधर कर्नाटक में तमाम लोगों की हत्याएं हुई, तमाम लोगों के जो केरल में जो है कम्युनल जो हिंसा हुई, उस पर कभी आप लोगों ने बात की? आप लोगों ने कभी बात की कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से पश्चिम बंगाल में लोगों के घरों के अंदर जाकर के उनको मारा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं उसके बाद उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जा रहा है? कभी आपने उस पर बात करनी चाहिए?
कुलदीप सेंगर ने अगर ऐसा कुछ किया था तो उसकी सजा उन्हें मिली है और कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है और उसके बाद उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह भी दोषी कोर्ट में पाए जाते तो उनको कानून सम्मत सजा मिलती। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। आप बार बार जो इनडायरेक्टली बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको उसका सीधा जवाब देता हूं। घुमा फिरा करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रदर्शन चल रहा था, वो प्रदर्शन अगर जिस नेता के खिलाफ चल रहा था उस पर आरोप सही पाए जाते तो कोर्ट कार्रवाई करता। कहीं ना कहीं वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने ही अपने आरोप वापस लिए। जिस लड़की का वो बयान था वो बयान वापस लिया गया। अगर कोई ऐसी घटना हुई तो वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और अगर हुई है तो उसका सबूत, उसके साक्ष्य आने चाहिए थे, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नेता होता। मुझे भारत की न्यायपालिका में भरोसा है, मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि वहां पर किसी दल के नेता के लिए, किसी पार्टी के नेता के लिए कोई ऐसी छूट की व्यवस्था नहीं है, कोई दया की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अगर कोई जो है प्रधानमंत्री भी अपराध करेगा, कोई मुख्यमंत्री भी अपराध करेगा, कोई मंत्री भी अपराध करेगा तो उसको सजा भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका देगी। सपा की सरकार में भी हमने देखा था कि कई सारे ऐसे केसेस थे कि आए दिन हमें ये सुनने को मिलता था कि उनकी सपा के कार्यकर्ताओं ने उसकी लड़की के साथ रेप किया या इस लड़की का रेप किया, ये क्या हो गया। केवल हम भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि उनकी सरकार बहुत अच्छी है। अभी तो मैंने वही बोला ना, कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ जिस तरीके से पॉलिटिक्स एक खेली जा रही है कि नहीं, ये जो है सारा विकास इन्होंने किया है, ये जो इतना अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये सब भाजपा लेके आई है, ये जो इतना अच्छा वुमेन सेफ्टी और पिंक पेट्रोलिंग ये सब कुछ भाजपा लेके। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। इसके पहले तो लड़कियाँ रोड पे चलती थी और वहाँ से उठा ली जाती थी। इसके पहले तो हम लोगों ने स्कूल भी नहीं देखे थे। मैंने तो स्कूलिंग ज्वाइन किया जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई। उसके पहले तो हॉस्पिटल नहीं था, उसके पहले तो हम लोग हॉस्पिटल कभी गए नहीं। हम लोग रोड पे नहीं चलते थे, हम लोग तो ऐसे मेड़ जो होता है ना उस पे चला करते थे, क्या हम लोग ऐसे तैर के जाते थे। तो एकदम करे वही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो विकास जो इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ना कि जितना विकास हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितनी सिक्योरिटी जो भारत को जो आज़ाद है वो भी बीजेपी ने आज़ाद करवाया। मैं तो ये तक कहने को तैयार हूँ। तो मेरा बस इतना कहने का कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जो इस तरीके से इस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं ना कि जो सब चीज़ें हुई हैं वो सब इन्होंने करवाई है और बाकी। और अगर हम ये बोल दें कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ है, 2012 से पहले उनकी सरकार में भी ऐसा हुआ था। अरे उनकी सरकार में ऐसा हुआ था तभी तो हम आपको लेकर के आए, तभी तो आपको इतना ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट्स मिले और आज आपकी नेशनल में गवर्नमेंट है। आपको उनसे बेहतर माना गया तभी तो आपकी गवर्नमेंट बनाई गई, इसीलिए तो बनाई गई ना। हमको ये लगा कि हाँ वो गलत हैं, आप उनसे बेहतर है, तभी हमने आपको वोट्स दिए। लेकिन अब आपको हम कुछ भी बोलते तो आप इसकी सारी जिम्मेदारी पुरानी गवर्नमेंट्स को दे देते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई कि अगर हम आपसे बोले कि आप सही नहीं तो आप बोले वो भी अपने टाइम में सही नहीं थे। अरे वो नहीं सही थे तभी तो हमने आपको वोट दिया ना, इसीलिए तो आपको वोट मिला। बहन, पूरी डिबेट में आपने 3 बार कहा कि विकास शब्द की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई। मैं तो ऐसा नहीं मानता, आप ऐसा मानती होंगी। आपने कहा कि विकास उसके बाद ही आया, मैं तो ऐसा नहीं मानता, आप मानती होंगी। मैं तो पहले भी कहा हूं कि उत्तर जो भारत में पहला जो केंद्रीय संस्थान बनने शुरू हुए, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, वो 50 से 60 के दशक में उसकी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चाहे वो बांध बनने शुरू हुए तब शुरू हुए। मैं तो पहले भी कहता हूं कि जो भारत में परमाणु का प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसको इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद अटल जी ने उसको एक सुखद परिणति तक पहुंचाया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो उस तत्कालीन सरकारों में जो विकास हुआ उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये नकार सकते हैं कि उसके बाद पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज बने हैं? क्या उसका लाभ स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत नहीं मिलेगा? क्या आप ये नकार सकते हैं कि 7 से 7 नई स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई गई हैं? क्या आप ये नकार पाएंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय थे, लगभग 40 लाख प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प योजना के माध्यम से उनमें जो चाहे वो वहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, चाहे वो वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी हो, पहले जो है प्राइमरी स्कूलों की जो हालात हुआ करते थे कि जो है छत चू रही है और दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं, आज वो स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो वो परिवर्तन साफ दिखता है और ये भी दिखता है कि किसकी सरकार में हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है। आज अगर शौचालय बने हैं तो चाहे आप सड़क के रास्ते सफर करिए, चाहे आप ट्रेन के रास्ते सफर करिए, चाहे आप नदी के रास्ते सफर करिए जाके, तब भी आपको वो बने दिखेंगे। वो किसी से छुपा नहीं है और आप उसको इस तथ्यों की हेरफेर में, आप उसको अपने व्यंग्यों में किसी भी प्रकार से उसको छिपा नहीं सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। क्या वाकई में विकास हुआ है या फिर केवल ढकोसले हैं कि लोग उनका सरकार को पसंद करते हैं तो विकास का नाम लेते हैं बार बार? जैसे दीदी ने अभी कहा कि 14 के बाद विकास हुआ है, मैं बिल्कुल ये सत्य मानता हूँ, बिल्कुल सत्य मानता हूँ। और भाजपा सरकार के अंदर जितना भी विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार के अंदर ही विकास हो पाया था और ना उन्होंने कभी प्रयास किया।
और जहाँ तक ये कह रही हैं कि प्रशासन, सुरक्षा, महिला, फलाना फलाना बात कर रही दीदी, आप बुरा मत मानिएगा। ये एक तस्वीर देखिए, इसमें पहचानिए माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये सामने देखिए अधिकारी जी बैठे हुए हैं ज़मीन पे। मतलब ये हाल था पिछले सरकारों का। आज देखिए आप शाम में निकल जाए रोड पे, मैं डालीगंज में रहता हूँ, मैं डेली देखता हूँ पेट्रोलिंग होती है, रोड पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वाले सीना चौड़ा करके चलते हैं, अपराध कम हो रहा है। और ये पिछले सरकारों की जो फ़ोटोज़ हैं आप लोग देख सकते हैं, पिछले सरकारों की ये जो फ़ोटोज़ हैं, माननीय एकदम चौड़े में बैठे हुए हैं, पुलिस वाले ज़मीन पे हैं। तो ये स्तर था उस समय के जो सरकारी थी, वो स्तर था, और आज के स्तर में बहुत डिफरेंस है। ये चीज़ आप देखिए। और शिक्षा भी बढ़िया चल रही है, रोज़गार भी बढ़िया चल रही है। हम लोग सरकार से एकदम संतुष्ट हैं और अगली बार भी सरकार वापस से भाजपा की बन के आएगी। उन तस्वीरों को भी दिखाई जाए जिसमें योगी एक मीडिया रिपोर्टर को गाली देते हैं, और ज़रा उन तस्वीरों को भी दिखाया जाए, उन वीडियोस को भी चलवाया जाए जिसमें राष्ट्रगान चल रहा है और मोदी जी चल पड़ते हैं। ज़रा उन वीडियोस को भी दिखाया जाए। और जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, सरकारी स्कूल कॉलेजेस बहुत बढ़िया हो गए, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गए, तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब आपकी बेटियाँ या आपके बच्चे जब पैदा होंगे तो उनको सरकारी स्कूल में डालिएगा, और जब आपकी तबीयत खराब होगी तो आप लोग भी सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा और तब बात करिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए और सरकारी स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए। ये सब बातें जरूर करिएगा। और कभी दवाई लेते हैं, मस्त आराम से आते हैं, खाते हैं एकदम पैरासीटामोल, आराम से सोते हैं सरकारी। ठीक है, अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेजिएगा और तब बात करिएगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में बढ़िया इलाज मिलेगा तो वहाँ इलाज कराऊंगा, और नहीं होगा तो थोड़ा बहुत पैसा लगे प्राइवेट में कराऊंगा, बात खत्म। इंडिया या एनडीए, इंडिया गठबंधन आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लगता है ये गठबंधन 2024 में आ पाएगा या फिर एनडीए की सरकार वापस बनेगी? 2024 में आएगा, कोई इसमें कहने की बात नहीं है। ये 2024 में ये है कि आएगा। कौन आएगा? भाजपा क्यों आएगी 2024 में? ऐसी कोई खास वजह? क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितने मतलब बहुत लोगों ने बताया है, भाजपा की कई सारी कमियां गिनाई हैं, और देश में ऐसा सब चल भी रहा है जिसकी वजह से भाजपा की सरकार को बहुत लथाड़ा जा रहा है। भाजपा ने विकास किया, इसलिए भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा ने विकास किया, लोग उसके विकास को नहीं गिना रहे हैं, उसकी कमियों को ढूंढ रहे हैं। उसके विकास पे कमियों पे ना फोकस करके उसके विकास पे फोकस किया जाए। आप विकास पे फोकस करके हमको ये बताइए कि उन्होंने कौन सा विकास किया, और जो फिलहाल अभी देश की हाल हो रखा है उससे देख करके लोगों का भरोसा जो है कहीं ना कहीं उठ गया है। जी, इसमें भरोसे की उठने की क्या बात है? विकास वाकई में हुआ है तो किसी सरकार में नहीं, भाजपा सरकार में हुआ है। मैं फिर से यही सवाल पूछ रही हूँ कि विकास तो हुआ है, लेकिन क्या विकास, क्या कौन सा विकास हुआ है? स्वास्थ्य सेवाओं को ले लीजिए, और जैसे राजनीतिक जो है उस पर ले लीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए आप। चलिए, तो विकास हुआ है या नहीं ये ज़्यादा अच्छा आप बता सकते हैं। भैया आप बताइए कि आप अभी दीदी ने जितना भी बताया है उन सारी बातों से आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि सच में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंडिया का गठबंधन आना चाहिए 2024 में या एनडीए की सरकार? देखिए, जो बात यहाँ विकास की हो रही है तो हर गवर्नमेंट अपने अपने जो उनके मुद्दे होते हैं उस पर वो विकास करना चाहते हैं, लेकिन वो विकास कितने कारगर हैं ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो देखें कौन सा यहाँ पे विधायक, कौन सा सांसद है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़वाता है। वो भी पढ़वाएं तो हम भी देखें कि उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो इतने उच्च स्तरीय हैं कि हम भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। उनके बच्चे तो लामार्ट्स में, उनके बच्चे तो और दिल्ली के न जाने किस तरह के प्रेस्टीजियस स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और वो भी नहीं, वो तो बच्चे तो उनके वैसे भी बाहर जाते हैं। तो मैं बीच में अभी फिर से रोक दूं, मतलब प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है सब लोग। देखिए, प्राइवेटाइजेशन अगर देखा जाए तो बुरी चीज़ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप अपने स्तर को और अच्छा कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन में कोई बुराई नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिकता है वो रूढ़िवादिता मानसिकता है कि आप उसी ढकोसले पे चलना चाहते हैं।
तो प्राइवेटाइजेशन केवल एक जॉब स्तर के हिसाब से ठीक है, लेकिन हर चीज़ को बेचना सही नहीं है। जो फैसिलिटीज़ जैसे रेलवेज़ की, एयरपोर्ट्स की, अगर आप उसको बेच देंगे तो जो लोग स्तर से नीचे आते हैं, जो मध्यम वर्गीय स्तर है उससे जो नीचे आते हैं, तो वो लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो वो सही नहीं होगा। आप देखते हैं कि हमें अगर 500 किलोमीटर तक की जर्नी अगर हमको तय करनी है तो हम 100-150 रुपये में तय कर लेते हैं, जो हम आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं दे सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। अगर शिक्षा को इसी से जोड़ दे तो कि हर वर्ग ऐसा नहीं है हमारे देश में, या फिर हर समाज ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को उन महंगी स्कूलों में पढ़ा पाए, उन प्राइवेट स्कूलों की सुविधाएं दे पाए, तो फिर सरकारी स्कूल का ही उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन बचता है या रास्ता बचता है। जी, ये तो गवर्नमेंट की जो भी ये जब से भी ये आया था, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सब फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, लेकिन उसमें वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए। वहाँ के जो 4वीं-5वीं क्लास तक के भी बच्चे होते हैं वो ABCD और उससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर वो उन बच्चों का आप कंपटीशन कराएं या दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब उनको आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे किस लेवल तक गिरे हुए हैं या किस लेवल तक हैं या क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से मतलब इस सरकार में जो जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पे विधायक का जो लड़का है या लड़की है वो बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं या फिर महंगे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लामार्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे पहले भी जो विधायक के बच्चे थे या फिर जितने भी राजनीतिक दलों के या बड़े लोगों के बच्चे हो, वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और अगर उनके पास और थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो वो बाहर चले जाते थे। हाँ, डेफिनेटली अगर मेरे पास भी इस तरह की सुविधाएं हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ें। बट सवाल बस इतना सा ही है, या सिर्फ मेरी इतनी सी मतलब अनुरोध है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको और अच्छा करें। बस इतना सा है, बाकी कोई कहीं भी पढ़ सकता है। जिसके पास जितनी फैसिलिटी है, आदमी ऊंचा ही बढ़ने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। बस हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आगे करने की ज़रूरत है। आप जैसे आप मेडिकल कॉलेज में भी आप चले जाइए तो वहाँ पे एक सिटी स्कैन की मशीन है। आप PGI में चले जाइए, वहाँ पे भी जो हार्ट की जो वॉल्व की जो मशीनें वगैरह होती हैं, ECG वगैरह, और उसके अलावा एक मशीन आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट वो PGI जैसे हॉस्पिटल में केवल एक है, और ऑपरेशन के लिए अगर वहाँ पे उस मशीन को ले जाया जाता है तो लोग वेटिंग में रहते हैं। तो उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सुविधाओं की बात की जाती है मगर उस स्तर पर सुविधाएं नहीं है जिस स्तर पर पहुंचनी चाहिए लोगों तक। जी, आप जो फंडिंग हो रही है तो कम से कम ऐसी चीज़ों पे हो कि लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पे पहुंच पाए। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न भी और एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जो मेट्रो 2016 या जब से भी आई थी वो अभी हमारी CCS से लेकर के मुंशी पुलिया तक ही जुड़ी है, तो कम से कम उसका विस्तार आप लखनऊ में करें। आपने बस केवल जो है हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन उसको आप विस्तार करें प्लीज़। तो मेट्रो के विस्तार करने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं इस सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद ये पता चला है कि लोगों का मुद्दा सरकार नहीं है, NDA और इंडिया नहीं है। उनका मुद्दा केवल ये है कि इस देश में जो भी सारी हिंसा के मामले चल रहे हैं, जो भी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर जो सरकार है, जो विपक्ष है, वो खुलकर आकर के बोले और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का निस्तारण किया जाए, ना कि अपने सरकार को लेकर के, अपनी राजनीति को लेकर के एक घटिया राजनीति की जाए। और जहाँ तक बात है सरकार की कि 2024 में लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा, तो इस सारे कन्वर्सेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि अभी तक की जो मिली जुली बातें हैं वो सामने आ रही हैं। किसी एक की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। और ये थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के और लखनऊ के छात्रों की राय। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।